यादव, प्रमोद, देवेंद्र राठौर, छोटू, राजीव गुप्ता, सबको नमस्कार भाई। चलो, जितने बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं ली है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने हीट खत्म किया है, उष्मा। तो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हीट जो है बच्चे, उसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। तो उष्मा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को आवाज कम है तो अपने ईयरफोन लगा ले, बाकी आवाज सुबह से ही चल रही है बढ़िया एकदम, ठीक है। चलो भाई, राम राम जो बच्चे लिख रहे हैं। चलो, अब ये चैप्टर नाम लिखेंगे हम लाइट प्रकाश। लाइट प्रकाश, ठीक है। हाँ, साउंड ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। विपुल जी, डिजिटल बोर्ड क्या हुआ सर? आज के बोले थे आप डिजिटल बोर्ड का ये हुआ भाई कि ये बोला गया मेरे से कि गुड़गांव तक पहुंच गए हैं। गुड़गांव से अब मैक्स सबके हेड ऑफिस से पहुंचेगा नोएडा, वहां से शाम तक क्लियरेंस हो जाएगी सर। कल 11 बजे मुखर्जी नगर आ जाएगा, आपके यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें आज मुझे बोली गई है सुबह सुबह। तो एक दिन का और कर लेते हैं वेट, ठीक है। और सबसे पहले आपके यहीं लगेगा, ये वो बड़ी बड़ी बातें। बाकी लोगों के पास तो फ्राइडे को माल आ रहा है, आपके सबसे पहले मेरे पास ही आ रहा है। मैं ही सबसे बड़ा, मतलब वो हूँ, मतलब जो जिसके पास अवेलेबल है सामान, ऐसे वैसे बातें बताई गई। अब कितनी भरोसेमंद बातें हैं ये हमें कल पता चलेगा, ठीक है। देखो, चल लाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश चैप्टर की, बड़ा प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। अगर आपको लाइट समझ में आया तो समझ लो कि उसका एक तिहाई टफ चैप्टर है ये। चैप्टर बड़ा है पर लेकिन आसान है, ठीक है। तो ये बच्चे कह रहे थे टाइम्स वाले नहीं देंगे बोर्ड। टाइम्स वाले तो भैया दे देंगे, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे आके आ जाओ, स्टूडियो में लगे हुए हैं, वहां तो 6 स्टूडियो बने हुए हैं। अगर आपको अपने घर से पढ़ाना है तो इतनी सुविधा थोड़ा ना देगा कोई कि 2 लाख रुपए का बोर्ड और उसके बाद एक स्टूडियो बनने में 4.5 लाख रुपए लगते हैं। कि टीचर के घर पे अपना उठे और वहीं से क्लास ले, उसके लिए 4.5 लाख रुपए खर्च करे। उन्होंने कर रखे हैं, स्टूडियो बनाए हुए हैं, वहां पे जाके पढ़ाओ। पर मैं कोविड की वजह से, अब तो खैर कोविड का डाउन हो गया थोड़ा मामला, तो मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा कि भाई जान है तो जान है, ठीक है। चलो, अब बातें नहीं करते हैं। यहाँ देखो बच्चे, लाइट क्या है? प्रकाश। तो लाइट क्या है बच्चे? जो चीजों को दिखाने में हमारी हेल्प करे। प्रकाश क्या है? जो चीजों को दिखाने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा देखो, लाइट जो है वो खुद नहीं दिखती है, लाइट चीजों को दिखाती है। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर आप इस कमरे के अंदर सारी लाइटें बंद कर दें और आंखें खोलकर बैठ जाए, तब भी आपको अपने सामने रखी हुई किताब नहीं दिखाई देगी। तो अगर कोई चीज आपको देखनी है तो लाइट का, प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि या तो आपको बच्चे वो चीज दिखाई देगी जो अपने से लाइट फेंक रही है, जैसे बल्ब, जैसे कि ट्यूबलाइट, जैसे कि सन, जैसे कि स्टार, तारे। तो उनसे खुद लाइट निकल रही है, वो लाइट आपकी आंख में पहुंच गई तो आपको वो चीज दिखाई देंगी। तो आपको वही चीज दिखाई देगी जिससे लाइट निकलकर आपकी आंख तक पहुंचे। लेकिन हमें टेबल, किताब, कॉपी भी दिखाई दे रही है, अब ये तो प्रकाश फेंकती नहीं है। तो यानी कि दो तरीके हैं, या तो कोई वस्तु खुद से लाइट फेंके, या फिर लाइट किसी चीज पर टकराकर आपकी आंख तक पहुंच जाए। जैसे मान लो कि मुझे ये बोर्ड देखना है, तो मुझे बोर्ड कब दिखाई देगा? या तो ये बोर्ड खुद से प्रकाश फेंके, या इस बोर्ड के ऊपर लाइट टकराकर मेरी आंख तक पहुंच जाए। तो लाइट क्या है बच्चे? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जो चीजों को दिखाने में आपकी हेल्प करता है। तो जिन चीजों से लाइट निकल रही है तो आपको वो चीज दिखाई देंगी, या जिस चीज पर लाइट टकराकर आपकी आंख तक पहुंच जाए आपको वही दिखाई देगा। देखो, ये मार्कर जो है, ये इस समय मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इस समय जो मार्कर पर लाइट टकरा रही है ना, वो लाइट मेरी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी चीज को अगर आपको देखना है तो उस पर लाइट टकराकर आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह की बातें आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी होंगी। अब हमें क्या करना है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, इसके बारे में किसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो हमारे पेपर में आएगी। हम इसे फालतू के कहानी लिखना शुरू कर दें कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में हमारी हेल्प करता है, प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो वस्तु दिखती है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं, बकवास।
पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा लाइट की प्रॉपर्टी, इस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित होता है। एक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन परावर्तन, एक हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा कर वापस आएगी, रिफ्रैक्शन में होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे लाइट हवा से पानी में घुसी या पानी से डायमंड में गई, उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। फिर एक हम शब्द पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे इसके अंदर स्कैटरिंग, कि आकाश नीला क्यों दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, क्या है वो। एक बच्चे फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन। इसी चैप्टर के अंदर हम बच्चे हम पढ़ेंगे रेनबो इंद्रधनुष, और लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में, तरंग और कण प्रकृति के बारे में। तो लंबा चैप्टर चलेगा, तो आराम से पढ़ना, लेकिन टफ नहीं है। सबसे खास बात क्या चैप्टर की, इजी है, आप इसे आराम आराम से समझ सकते हो। ठीक है सर, मैं लाइव नहीं पढ़ पाता, रिकॉर्ड हमेशा देखता हूँ, बहुत सुंदर। ठीक है अनिल कुमार जी, और कोशिश ये करें कोई बच्चा मेरी क्लास में कि आप बढ़िया पढ़ाते हो, बेहतरीन पढ़ाते हो, ये वो ऐसा कोई कमेंट ना किया करें। टीचर को, कोई भी टीचर, उसे आत्ममुग्धता में डालो। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है बेकार पढ़ा रहा है, ये बात आप दूसरे, अब कोई स्टूडेंट पूछे उसे बताओ, कोई दूसरा टीचर पूछे तो उसे बताओ। मान लो कोई हिस्ट्री या पॉलिटी का टीचर पूछे भाई कि आपके मैथ के टीचर कैसे हैं, तो आप उन्हें जेन्युइन बताओ कि हमारे मैथ के टीचर ऐसे हैं, हम सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। लेकिन उसी टीचर को चलती क्लास में जी आप बढ़िया हो, बेहतरीन हो, ये वो, तो आत्ममुग्धता में डालने की कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। मैं अपने लिए नहीं बता रहा, सबके लिए, क्योंकि कोई इतना बड़ा नहीं है। मैं कोई, तो मैं कोई यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं IT की तैयारी करवा रहे हैं, कोई नई रिसर्च करवा रहे हैं, 10th तक का साइंस, 10th तक की मैथ सब पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, और आना भी चाहिए, कि 10th तक का लेवल का भी अगर नहीं समझा पाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह की बातों से बचा करो, जो क्वेश्चन पूछा जाए केवल उसका आंसर दिया करो, बाकी कोई भी कमेंट ना किया करो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब हम सीधे सीधे कॉम्पिटिशन में जैसे पढ़ना चाहिए उस तरफ चल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो देखो रिफ्लेक्शन के बच्चे मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को मैं ऐसे छोड़ दूं, वो बॉल फर्श पर टकराएगी, मेरे पास वापस आएगी, तो मैं बोलूंगा कि बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। या बॉल को दीवार पर मार दो, टक, टकरा के मेरे पास वापस आई। तो कोई चीज जिस तरफ से चल रही है, अगर किसी सरफेस पर टकराकर उसी तरफ लौट आए, तो हम कहते हैं कि वो चीज रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। तो रिफ्लेक्शन में जिस तरफ से, जिस मीडियम से कोई चीज चलेगी, सरफेस पर टकराकर उसी तरफ वापस आएगी। अच्छा, अगर ये काम लाइट कर दे, आपने टॉर्च ली, ठीक है, आपने बटन दबाया तो टॉर्च से लाइट निकली, तो लाइट किसी सरफेस पर टकराए और टकरा के आपके पास वापस आ जाए। तो जिस तरफ से लाइट चली है, अगर लाइट टकराकर बच्चे उसी तरफ वापस आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसका रिफ्लेक्शन हो गया बच्चे, लाइट का। तो लाइट का रिफ्लेक्शन है कि लाइट का बाउंस बैक करना, किसी सरफेस पर टकराकर उसी तरफ लौट आना। लेकिन इसमें एक बात को बड़ा ध्यान समझना, कि अगर आप रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइट टकराकर उसी तरफ वापस आए, तो लाइट हर सरफेस पर टकराकर वापस नहीं आएगी। आपने लाइट छोड़ दी मान लो पानी के ऊपर, तो लाइट पानी के अंदर ही घुस जाएगी। आपने लाइट छोड़ी कांच पे, तो कांच के अंदर घुस जाएगी। आपने लाइट छोड़ी डायमंड पे, डायमंड के अंदर पहुंच जाएगी। तो लाइट जो है बच्चे रिफ्लेक्ट करती है ओपेक, अपारदर्शी सतह से। अगर कोई वस्तु ओपेक है, अपारदर्शी है, तो लाइट उस पर टकरा के वापस आ जाएगी। अगर आपने ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ले लिया, जैसे पानी, डायमंड, कांच, तो लाइट उसके अंदर से गुजर जाएगी। तो रिफ्लेक्शन की सबसे पहली शर्त क्या है, कि आपको जो सरफेस लेनी है वो अपारदर्शी होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, हम एक ले रहे हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो मिरर में क्या करते हैं बच्चे, हम एक हिस्से को सिल्वर से पॉलिश्ड कर लेते हैं, सिल्वर की पॉलिशिंग कर लेंगे। तो सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, उसके ऊपर लाइट टकरा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसलिए हम सिल्वर की करते हैं। तो सिल्वर में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग कर लेंगे। ये सरफेस हमारा हो गया सिल्वर्ड, और किसकी पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की। और आपसे पूरा पूछ लें, ठीक है। साथ में उस पॉलिशिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट भी कर देते हैं, ताकि जैसे कि लाल या काला रंग का पेंट, ताकि अदरवाइज क्या होगा, मान लो आपने पॉलिश कर दिया, तो उस पर अगर आपके निशान लगेंगे ना, उंगली उंगली लगेगी, तो पॉलिशिंग खराब हो जाएगी। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए
एक क्या करेंगे बच्चे, एक लेयर चढ़ा देंगे उसके ऊपर किसकी, पेंट वगैरह की। मैंने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें ओपेक अपारदर्शी सरफेस चाहिए, ओपेक। तो मैंने क्या किया बच्चे, एक मिरर लिया। तो मिरर आपको पता है कि अगर आप अपने घर वाला मिरर देखें, घर में जो मिरर है जिसमें आप शक्ल देखते हैं डेली, वो होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो अगर वो मिरर कभी टूट जाए, आप उसका एक हिस्सा पलट के देखना, तो आपको इससे एक हिस्से पे उसका आपको पेंट से दिखाई देगा। तो मिरर जो होते हैं उसमें एक सरफेस पे तो लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट परावर्तित होती है, और एक हिस्सा आपको बच्चे उसका पेंटेड दिखाई देगा। ये आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर लिया, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। मैं कांच की प्लेट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कांच की प्लेट होती है पारदर्शी, तो उससे लाइट आर पार गुजर जाएगी। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, समतल दर्पण। और दर्पण में क्या होता है, ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, लाइट यहाँ पर टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, ठीक है। अब देखो, ये बच्चे मैंने ऐसा लाइट छोड़ी, ये लाइट चली यहाँ टकराई, वो टकरा के आपके पास आ गई वापस। तो जो लाइट जाके टकराएगी उससे बच्चे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसे बच्चे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे होगी, और एक कौन सी होगी बच्चे हमारे पास में, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक बच्चे में काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूं। ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी खींच रहे हैं हम। ये लाइन जो है, ये जो बच्चे मिरर है आपका, इससे कितना एंगल बना रही है, अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो जो लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे बच्चे हम बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। तो जिस पॉइंट पर लाइट लाके टकराती है, ठीक उस पॉइंट पर हम नॉर्मल खींच लेंगे, और जहां पर लाइट आके टकराएगी उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, यानी जहां पर लाइट आपतित होगी, टकराएगी, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट का आई उठाओ, तो लाइट जिस एंगल पर आकर टकराएगी उसे हम आई कहेंगे, और लाइट जिस एंगल पर जाएगी उसे हम कहेंगे आर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतना सभी को पता होगा, ठीक है। तो जैसे कि प्रकाश की एक किरण आई, वो आपतित किरण है, और टकरा के चली गई, वो परावर्तित किरण है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो उसे हम कहेंगे आई, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे आर। और यहाँ पे बड़े ध्यान समझना, ये जो मैंने आई और आर बनाए है ना, ये जो लाइट आई और जो लाइट गई, इन्होंने जो एंगल बनाए बच्चों, नॉर्मल अभिलंब से बनाए। तो आई क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। आर किसके बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। वो सारे बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, वो आपसे बोल देगा कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में एंगल दे देगा, और बच्चे उसे आई कह देते हैं। नहीं, आई क्या है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया। जब मैं भी आगे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तब वहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आई को बच्चे हम क्या बोलते हैं, आई को हम कहते हैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आपको बच्चे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। आई को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बच्चे हमने क्या बोला कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और आर को बच्चे हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि क्लास में उपस्थित हर बच्चा इतना 9th-10th क्लास से जानता ही है कि लाइट जो आएगी उसका नाम इंसिडेंट रे है, जो जाएगी उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित है। ये लाइट बच्चे जिस एंगल पर आएगी वो आई है, जिस एंगल पर जाएगी वो आर है। आई को आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण कहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपतन कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच बनता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे बातें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहां से हम बच्चे कुछ नियम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के नियम, कि आई बड़ा है कि आर बड़ा है, और यह दोनों बराबर हैं, या क्या क्या इनके नियम बनेंगे।
कि रिफ्लेक्शन के नियम जो हैं ये हम किस मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा आप एक हिंट डालेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखो रिफ्लेक्शन के बच्चे पहला नियम क्या कहता है, देखो रिफ्लेक्शन का, अरे भाई सुन लिया कुमार सत्यम, पहली बार 8वीं 9वीं क्लास की तो बातें पता नहीं है, कह रहा सर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक बोल रहा जी 10th में पढ़ा, ठीक है पढ़ा होगा आपने, सुन लो यहाँ सारी बातें आएंगी। देखो रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है बच्चे, कि जो लाइट आई इंसिडेंट रे, जो टकरा के गई रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और जो आपको दिख रहा है नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन एक ही तल में होते हैं। देखो एक ही प्लेन एक ही तल का मतलब क्या है, जैसे बोर्ड है ये, मान लो अगर इंसिडेंट रे जो है ये बोर्ड के साथ चिपके हुए आई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के साथ चिपकी हुई होगी और नॉर्मल भी चिपका हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा, ये नियम है इंसिडेंट रे बच्चे बोर्ड के साथ चिपकी हुई आई तो ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे से उठ के निकले, नहीं, ये तीनों किरणें हमेशा एक ही प्लेन एक ही तल में होती हैं। जैसे कि आप ये समझो, जैसे मान लो ये बच्चे आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो बच्चा आपको जगह दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ये जो एक्स और वाई के बीच में है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे खींच दूं जेड एक्सिस, तो ये जेड और एक्स के बीच में जो बनेगा बनेगा एक्स जेड प्लेन। तो अगर ये मान लो कि तीनों अगर एक किरण एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरी भी एक्स वाई में होगी, तीसरी भी, ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स जेड में निकल के आ जाएगी, नहीं, ये तीनों किरणें हमेशा एक ही प्लेन में, हमेशा एक ही तल में होती हैं। तो पहला जो नियम है इससे बस कुछ नहीं है, बस ये लाइन लिखनी है, इंसिडेंट रे लिखेंगे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। हिंदी में लिखेंगे, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, इंग्लिश वाला देखना फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ठीक है, ये पहले वाला तो कुछ इतना खास हमारे लिए नहीं है, दूसरे वाला नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान समझना। ठीक है, दूसरा वाला नियम बच्चे कहता है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी नॉर्मल से, लाइट नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी, यानी कि आई और आर की जो वैल्यू है हमेशा बराबर होगी। अभी मैंने लिखा नहीं, एक होशियार बार बार कितने डिग्री का एंगल होता है क्या होता है, पढ़ा तो जीवन में कुछ है नहीं, ये आजकल 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को पता है कि लाइट जिस एंगल पर आती है नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी। यानी कि अगर आई की वैल्यू 5 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 5। एक कुमार सत्यम में भी दिमाग से पैदल है, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया क्या, जब आएगा इतने क्वेश्चन आएंगे तो हवा भी नहीं आएगी क्या क्या पढ़ा दिया। पर कुछ बच्चे होते हैं ना बुद्धि से पैदल, जीवन में 1-2 नाम सुने होते हैं, चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, जो टीचर बता रहा हो नहीं सुनेंगे, वो जो फालतू का कुछ चीज ध्यान में ना उसे लगातार टाइप करते रहेंगे, तो ऐसे को क्या ही करें अब मास्टर भी। तो ये आई और आर की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, बराबर। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे बच्चे, बराबर। तो सेकंड लॉ लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। तो बच्चा इतनी देर से परेशान तो आंसर मिल गया, सबर रखता तो सुन लेता इसे, कह रहा है जी आई कितना डिग्री होता, आर कितना डिग्री होता, अरे दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आई आर की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, अगर आई की वैल्यू 17.5 है 17.5, तो आर की भी 17.5 होगी। आई और आर हमेशा इक्वल, हमेशा बराबर, हमेशा का मतलब हमेशा, लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर हमेशा कह दिया, जो नियम होता है वो नियम होता है, वो हमेशा मतलब हमेशा है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाए, लिखो एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद कुछ नहीं, लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर क्या जाएगी, वापस। ठीक है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन के अभी 2 नियम पढ़े, एक नियम ने क्या बताया, उससे हमें कोई खास फायदा नहीं है, बस एक लाइन रिटर्न ही है
आने वाली किरण, जाने वाली और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में। दूसरा, लाइट जिस एंगल पर आएगी नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप ये रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ रहे हैं, जैसे कि लाइट आई एंगल पर आई और आर पर गई, कि जो आपने रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम पढ़ा है, ये नियम किस मिरर, किस दर्पण के लिए वैलिड है? एक ऑप्शन आपके लिए प्लेन मिरर समतल दर्पण के लिए, एक ऑप्शन हो सकता है कनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर उत्तल के लिए, सभी के लिए। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? रिफ्लेक्शन के जो नियम है, परावर्तन के नियम, वो किस पर कार्य करते हैं? कि अरे बहुत पहले पढ़ा था तो फिर शांति भी तो रहेगा, बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के जो नियम है, परावर्तन के जो नियम है, ये किस सरफेस पे काम करते हैं? प्लेन मिरर, कनकेव की, कॉन्वेक्स की, सभी, या केवल प्लेन? आपका आंसर क्या होगा? प्रेम प्रकाश कुमार दियो, इसमें सुरेश कुमार का ठीक है, बाकी सबका गलत है अभी तक। सीवी पंडित, प्रेम प्रकाश कुमार, सबका गलत। और एक बच्चा एक ही बार कमेंट क्या करो। तेजा उलक का भी गलत है। सुमित, दीपक कुमार जांगड़े का सही है। अमित दुबे का सही है। राम कृपाल जी का सही है। मुकेश रवि गुप्ता गलत। राधेश्याम यादव का ठीक। राजकुमार, धीरा, सुजीत, सुमन, रंजीत, उदय, हरीश, नीतीश, सबका गलत। देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था, हमेशा, ऑलवेज। जब हमेशा कह दिया तो केमिस्ट्री नहीं है ये कि इस मिरर पे काम करेगा, इसमें नहीं। रिफ्लेक्शन के जो नियम है ना, ये सब मिरर पे काम करते हैं। लाइट जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर जाएगी, चाहे मिरर प्लेन हो, कनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, सब पे काम करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि बचपन में हमने 10th क्लास में ये रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने प्लेन मिरर का एग्जाम्पल लेकर बताया था, तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि तो केवल प्लेन पे काम करता है। नहीं, अवतल उत्तल पे भी काम करता है। जब कनकेव कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा मैं कि वहां भी लाइट जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर जा रही है, तो सब मिरर पे। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक स्टार बना के एक लाइन लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। हिंदी में लिखेंगे, परावर्तन के नियम सभी तरह के, परावर्तन के नियम सभी तरह के दर्पणों के लिए वैध हैं। परावर्तन के नियम सभी तरह के दर्पणों के लिए वैध हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे, समतल, अवतल, उत्तल, तीनों के लिए, प्लेन, कनकेव, कॉन्वेक्स, सभी के लिए। तो रिफ्लेक्शन का नियम चाहे प्लेन हो, कनकेव हो, कॉन्वेक्स, सब पे। ये राजस्थान में भी क्वेश्चन आया था अभी 2-2.5 साल पहले कि रिफ्लेक्शन के नियम किस पर काम करते हैं। बच्चों ने लाइन से लिखा, वही जो पढ़े नहीं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया क्लास में आके हमारी, ये प्लेन पर काम करता है, केवल समतल, केवल समतल पर टिक लगा के आगे। जबकि आंसर क्या था, सभी टाइप के मिरर पे काम करेगा। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन का एक नियम बच्चे ये भी है, थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि इसका डिस्कस नहीं करते हम क्लास में क्योंकि लगता है कि तो ऑब्वियस है, पर इस बात को ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का एक नियम ये भी है कि लाइट, अगर आने वाली लाइट नॉर्मल के इस तरफ है तो जाने वाली लाइट नॉर्मल के इस तरफ होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट नॉर्मल आने वाली भी इस तरफ हो और जाने वाली भी इस तरफ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपतित किरण नॉर्मल के इस तरफ है तो परावर्तित किरण नॉर्मल के दूसरी तरफ होगी। वो बात ऑब्वियस है भाई, तभी तो एंगल सेम तभी तो बन पाएंगे। तो अगर मान लो लाइट इधर आई, इधर से ही जाएगी तो एंगल तो सेम बनेगा ही नहीं। तो अगर आने वाली रे इस तरफ है तो जाने वाली रे इस तरफ होगी, जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर जाएगी। ठीक है। ये बच्चा कह रहा पटवार में आया था राजस्थान में, सुरेश कुमार मीणा जी हमें बता रहे हैं, धन्यवाद आपका। हाँ, ये मुझे पता नहीं किसमें आया था एक्चुअल में, उस समय मैं ऑफलाइन क्लास के लिए भी जाता था राजस्थान में, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो एक बच्चे ने, मैंने पढ़ाया होगा 2-3 दिन पहले ही, तो बच्चा बड़ा प्रसन्न था, खुश था एकदम से कि गुरुजी अगर आप नहीं बताते, अगर मैं उस दिन क्लास लेने नहीं आता तो गलती हो जाता। मैंने भाई अगर ये भी गलती हो जाता तो फिर सिलेक्शन ही क्या होता। तुम्हें 9th-10th की बातें याद नहीं है, ये सब 9th-10th में पढ़ाया जाता है ये। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा, सब इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन ये है, पहले इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी वालों को बोल दूंगा, भी ध्यान से सुनना भाई। मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना। यहाँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ अपने अपने लिए, इफ a ray of light, if a ray of light
makes an angle if a ray of light makes an angle 25 degree with the surface of mirror, 25 degree with the surface of mirror, comma, find the angle of reflection, find the angle of reflection। हिंदी में लिखेंगे, यदि प्रकाश की एक किरण, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से, अरे महेंद्र भाई हमें पढ़ा लेने दे भाई, सारा ज्ञान तू ही देगा क्लास में, हो गया क्या चैप्टर खत्म? ये ऐसे इतने अनाड़ी बच्चे हैं इस बैच में, पता नहीं क्या टीचर बताएगा, नहीं कुछ भी जो भी इन्हें पता है सब अपना ज्ञान थोपने लगेंगे क्लास में। जब भी मैं नजर मारता हूँ इसकी स्क्रीन की तरफ को, कोई ना कोई ज्ञानी बच्चा बैठा होता है। प्रकाश के किरण समतल दर्पण की सतह से 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? यदि प्रकाश की किरण, कुमार सत्यम द्वारा का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तेरे पे हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन के टाइप बता दो इसे। मुस्कान कुमारी दोबारा करो। यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 25 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए, तो परावर्तन कोण बताइए। शुभम ऋषि सबका ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले ना आपके दिमाग में जो चलता है ना, क्वेश्चन को पढ़ के जो इमेज बन जाती है, आपको लगता है कि वही आंसर है। अरे भाई क्वेश्चन देख तो नहीं कि बोल क्या रहा है वो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तुम। उसने बोला कि ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कितना एंगल बना रही है? 25 डिग्री। अरे भाई देख लो 25 कौन सा एंगल है ये? प्रकाश की किरण ने 25 डिग्री एंगल बनाया विद द सरफेस ऑफ मिरर, तो दर्पण की जो सतह है इसके साथ में प्रकाश की किरण ने 25 डिग्री का एंगल बनाया। ये एंगल दिया आपको उसने 25, और क्या पूछा आपसे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बताओ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाए, यानी उसने आपसे आर की वैल्यू पूछी। उसने आपको ये नहीं कहा कि प्रकाश की किरण नॉर्मल के साथ 25 डिग्री बना रही है, तो नॉर्मल से अगर 25 पे आई तो नॉर्मल से 25 पे जाएगी। उसने बोला कि प्रकाश की किरण सरफेस के साथ 25 बना रही है। अच्छा, नॉर्मल का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये पूरा एंगल 90 है, अगर ये 25 है तो आई कितना बनेगा? 65, आर भी कितना होगा? 65। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर की वैल्यू आएगी 65 डिग्री, 65। मूल सिंह कह रहे जी 75, इनसे 90 में से 25 नहीं घट रहा भाई से। तो भाई पेपर में वो ये गेम खेलता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है पिछली बार का भी, हालांकि ग्रुप डी में एक लाइन और ज्यादा थी, अभी वो भी पूछूंगा मैं। बच्चे ये देख लिया करो कि प्रकाश की किरण जो है वो नॉर्मल से एंगल बना रही है कि वो सरफेस से एंगल बना रही है। उसने सरफेस एंगल जो बनाया है, तो आई की वैल्यू कैसे आएगी? 90 में से घटा के आएगी। वहां पे दे क्या रखा, आप ये सुनते ही नहीं हो। बचपन से रट्टा मार रखा, आई इजकल टू आर। अरे आई आर बराबर तो है, पर जरूर थोड़ा ना कि उसने आपको आई दे रखा हो, उसने आपको ये वाला एंगल दे रखा और ये वाला एंगल आपको आई तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे इसमें। इस बार हिंदी वाला लिखेंगे, पहले हिंदी वाला लिखो, लिखेंगे यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण पर, 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। लिखेंगे if a ray of light, if a ray of light incidents at an angle, at an angle 20 degree with the surface of mirror,
विद द सरफेस ऑफ मिरर कोमा फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। महेंद्र चौहान गलत है भाई, दोबारा करो। ऋषि, शुभम, कान्हा, इन सबका ठीक है। देवेंद्र, विनय, चंदन कुमार, सबका सही। राज, आकाश शर्मा का महा गलत है। रोहित राज, इन सबका ठीक है। मुस्कान गलत है। सुभाष, पता नहीं सुरेश कुमार क्या लिख रहे हैं अजीब सा। प्रेम गलत है। देखो उसने बोला कि प्रकाश की किरण 20 डिग्री का कोण बनाती है विद द सरफेस ऑफ मिरर, दर्पण की सतह से। देखो तो बच्चे प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण की सतह से कितने कोण पर इंसिडेंट हुई? 20 डिग्री के एंगल पर। और आपसे उसने पूछा क्या? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताओ। इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, तो इनके बीच का एंगल बताना है। तो प्रकाश की किरण सरफेस से 20 डिग्री के एंगल पर टकराई। अगर ये 20 है तो कितना बचेगा बच्चे? 70। फिर ये आई 70 है तो आर भी कितना होगा? 70। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 140, 140। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140। 95% प्लस बच्चों ने 140 दिया है, उन सबका ठीक है। जो 70 लिख रहे हैं उन सबका गलत। क्वेश्चन पूरा सुना करो क्या लिखा है। इस बार उसने पूछा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण बताना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताना है। पिछली बार उसने केवल क्या पूछा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। पिछली बार उसने पूछा था कि परावर्तन कोण बताओ। पिछली बार उसने केवल आर की वैल्यू पूछी थी। इस बार उसने आई प्लस आर की वैल्यू पूछ ली है। पता नहीं आपको क्या लगता है, क्वेश्चन सुनकर उसे देखते नहीं, उसे पोस्टमार्टम नहीं करते कि क्या दे रखा है, क्या पूछना है। बस जो मन से में आ गया क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये पूछा है। अरे भाई जो उसने पूछा है वही तो पूछा है, तुम्हारे मन से थोड़े ना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। रोशन, ऋषि, धवन, धीरा, वीरा सबका ठीक है। चलो अब जो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन बच्चे पॉइंट तो ये दो ही है, नियम तो दो ही है ये कि लाइट तीनों जो रे हैं एक ही प्लेन में होंगी, आई आर के बराबर होंगे। कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जैसे हम पढ़ लेते हैं कि लाइट अगर इस तरफ से आई नॉर्मल के तो जाएगी उस तरफ से, पर नियमों में हम दो ही कोई मानते हैं। एक तो ये कि तीनों रे एक ही प्लेन में होंगी, और दूसरा क्या, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। ठीक है। दूसरा कुछ और पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे अभी। ये बाकी तो पॉइंट है ऐसे ही। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये आई था, ये आर, ये दोनों एंगल है बराबर। ठीक। अब देखो ये बच्चे इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे तो हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल रहा है कृष्णा? अरे बताया तो भाई दो नियम है विपिन कुमार, तो सुनता नहीं, कम सुनता है तुझे? ये क्या कह रहा है कृष्णकांत कोठारी? कैसे आया? कैसे क्या आया? कैसे आया? मान लग रहा है। मैं कमेंट हटाने वाला हूं, बस कुछ देर बची है। देखो ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो तो हमारा आई है। ठीक है। लेकिन ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो तो आई है, लेकिन ये इंसिडेंट रे बच्चे सरफेस के साथ में जो एंगल बनाती है ना, इसे बच्चे हम बोलते हैं जी। जो आपको मैं अभी तक दे रहा था वो मैं आपको जी की वैल्यू दे रहा था, ना कि आई की। तो आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण। ये जी क्या है? इसे जी को बच्चे हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। तो अगर मैं आपको ग्लांसिंग एंगल नहीं बताता कि इसे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं तो अगला क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते। ठीक है। ठीक है भाई। श्री दीवान, अच्छा ठीक है, श्री दीवान यहाँ देख लो। अगला क्वेश्चन बच्चे मेरा ये आपसे एक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल का सम कितना होता है। आपको ऑप्शन दे दिए 45 डिग्री,
90, 180, 360 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपतन कोण और छूते हुए कोण का योग कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप? रोहित राज, हरीश ध्रुव, सबको पता है भाई। अब तो आपको दिख ही रहा है साक्षात ग्लांसिंग एंगल ये रहा और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा टिक किस पे लगाएं, क्योंकि मान लो हमें पता ही नहीं कि ग्लांसिंग एंगल ये है, हमें लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार सबका ठीक है, किसी गलत नहीं है। तो ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सम कितना होता है? एक 45 बता रहा अभी भी। अब क्या करें से बच्चों का? कह रहा जी 45। कौन था 45 वाला? कमेंट इतनी स्पीड चले उसका नाम नहीं पढ़ पाया मैं, धुरंधर मुझे दिख जाए दोबारा। कह रहा जी 45 एक है, मतलब अभी ऐसा क्लास में उसे ये नहीं पता कि नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब का जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये आई और ये जी, तो दोनों का सम कितना बन गया? 90। अच्छा, आपको ये भी पता है कि भाई आई आर तो सेम ही है, तो बच्चे जितना ये एंगल है ना जी, ये इधर वाला एंगल भी जी के बराबर होता है। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। देखो, मान लो कि ये 60 है, तो बच्चे कितना बचेगा? 30 बचेगा ये। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60, तो ये भी कितना आ जाएगा? इधर 30 आ जाएगा। यानी इंसिडेंट रे सरफेस से जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस से वही एंगल बनाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से वही एंगल बनाएगी। ठीक है, अरे बात समझ में? तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती आई, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती आर, दोनों बराबर हैं। ऐसे इंसिडेंट रे सरफेस से जो एंगल बनाएगी ग्लांसिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस से उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे ने बनाया। ठीक है, ओके। ऐसा थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो ध्यान सुनना बात को। ये बच्चे, अगर मैं स्लाइड, ये जो लाइट टकराई और ये टकरा के वापस गई, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि लाइट सीधी चल रही है, तो हमारे टीचर ने बचपन से हमें पढ़ाया है कि प्रकाश चलता सीधी रेखा में। सर ग्लांसिंग एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं ना? नहीं, क्यों होंगे भाई? कैसे बातें कर रहे हो? कौन बच्चा है डी के राज? तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो। ये मान ले कि तू ये है 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा? 30। मान लो अगर आई की वैल्यू 60 है, आई की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कितना बचेगा? 30, क्योंकि दोनों का सम तो 90 होता है। अगर ये 60 तो ये भी कितना होगा? 60। तो आर और जी कहां बराबर हो रहे हैं? कह रहा है जी ग्लांसिंग एंगल रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होंगे क्या? थोड़ा मैथमेटिक्स करो भाई। ये 60 है तो नॉर्मल बनाता है सरफेस से 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी कितना बचेगा? 30। तो ये आई आर बराबर है। आर की वैल्यू ग्लांसिंग एंगल के कहां बराबर है? वो एक ही केस में बराबर हो सकती है। अगर आई 45 हो तो ये भी 45 आएगा, अगर आई 45 तो आर भी 45। तो केवल एक ही केस में हो सकती है वो, कि ग्लांसिंग एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर हो जाए, हमेशा नहीं होगा। इसे तू ले ले 3 डिग्री, तो 87 आएगा। ठीक है, अलग अलग आएंगे ऐसे। अरे ये 3 लेगा तो 87 आएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। तो ये 3 हो गया, 87 हो गया, तो कहां बराबर हुए हैं? ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस जो एंगल बनाएगी वो भी ग्लांसिंग एंगल ही है, और ये भी ग्लांसिंग एंगल ही है। ये दोनों ही, ये भी और ये भी ग्लांसिंग एंगल जी जी। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि प्रकाश चलता है सीधी रेखा में, तो अगर ये बच्चे नॉर्मल, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट सीधी निकल जाती है, सीधी। तो हमारे 5th 6th क्लास वाले टीचर ने हमें पढ़ाया था, ठीक है, कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। हमने कहा गुरु जी की बात मानेंगे। 5वीं क्लास में जिन्होंने पढ़ाया हमें कि प्रकाश चलता है सीधी रेखा में। लेकिन बड़ी क्लास में टीचर ने क्या कहा कि अगर कोई सरफेस बीच में आ गया अपारदर्शी, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने, अरे यार ये क्या हुआ, लाइट को सीधा चलना चाहिए था। लेकिन प्रकाश सीधा कब तक चलेगा? जब तक कोई उसके बीच में नहीं आएगा, सीधा जाएगा। बीच में आ गया, मिरर रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमने क्या देखा कि लाइट को एक्चुअल में इस वाले पाथ को फॉलो करना चाहिए था, इस वाले पाथ को।
लेकिन मिरर की वजह से लाइट इस वाले मार्ग को फॉलो कर रही है। इसका ओरिजिनल मार्ग होना तो ये चाहिए था, पर जा ये रही है, यानी कि अपने ओरिजिनल मार्ग से ये कितना डेविएट हो गई, उस एंगल को हम बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। ठीक है, तो ये बच्चों जो डेल्टा है इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ये से बता देता हूँ, जो मैं पहले एग्जांपल लिए थे मैंने। तो लाइट को इस मार्ग को फॉलो करना चाहिए था, लाइट जा रही इस वाले मार्ग में, तो लाइट अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, कितना डेविएट हुई, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा कहलाएगा विचलन कोण। अच्छा आप सभी को एक बात पता है, अगर ये एंगल बच्चे हमारा टी है, ये बी है और ये एन है, तो एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 180। तो टी बी और एन, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाली लाइन को देखना, इस वाली लाइन पे एक एंगल तो बना ये डेल्टा, एक बना आर, एक बना आई, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा 180। तो एंगल आई, एंगल आर और एंगल डेल्टा, इन तीनों का सम कितना होगा 180। आपको पता है कि ऐसे अब सिंपली ऐसे लिख लो, इसे आई प्लस आर प्लस डेल्टा कितना 180। हमें पता है कि आई आर तो सेम होता है रिफ्लेक्शन के नियम से, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 2i, या आप ये भी कह सकते हैं 180 माइनस 2r, क्योंकि आई आर तो सेम ही है। तो विचलन कोण कितना होता है 180 माइनस 2i। तो विचलन कोण का फॉर्मूला याद रखेंगे, विचलन कोण 180 माइनस 2i है, यानी कि विचलन कोण किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, आपतन कोण पर, कि लाइट किस एंगल पर टकराएगी। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं मैं, अच्छा उससे पहले छोटी चीज और देखना, क्या हमें पता चल गया कि जो विचलन कोण है वो है 180 माइनस 2i। अच्छा हम सबको पता है कि आई और जी का सम कितना होता है 90 डिग्री, आई और जी। तो आई का मान कितना हो गया 90 माइनस जी के बराबर, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 180 माइनस 2, आई कितना है 90 माइनस जी, तो हो गया 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2g, कितना आ जाएगा बच्चे 2g के बराबर। तो विचलन कोण क्या हमारे पास, एक फॉर्मूला तो ये हो गया 180 माइनस 2i, और एक फॉर्मूला क्या हो गया 2g, यानी विचलन कोण ग्लांसिंग एंगल का डबल है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, देखो एक और ज्ञानी आ गया अभी, सुरेश कुमार। ऐसे ज्ञानी धुरंधर बच्चों की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्लास में। इसे मैं इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि जो विचलन कोण है इसका फॉर्मूला क्या है 180 माइनस 2i या 2g के बराबर। तो पेपर में अगर आपको ग्लांसिंग एंगल दे दे, उसका डबल कर दो, विचलन कोण आ जाएगा। या अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण दे दे, तो उसे आप पुट कर दो, ये आंसर आ गया। अब वो आई देगा या जी देगा आपको पता चल जाएगा। अगर वो सीधा सीधा बोलेगा कि ग्लांसिंग एंगल इतना, मान लो मैं आपसे कह दूं कि छूता हुआ कोण ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 60। अगर मैंने ग्लांसिंग एंगल साफ साफ कह दिया कि ग्लांसिंग एंगल छूते हुए कोण का मान 30 डिग्री है, तो विचलन कोण कितना, आप बोलोगे 60। अगर मैं आपको आई की वैल्यू दे दूं, मैं आपसे कह दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण 30 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दूं आपतन कोण, तो आप क्या बोलेंगे 30 दूनी 60, 180 में 60 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 120 बचेगा। तो या तो सीधा सीधा वो ग्लांसिंग एंगल बोलेगा, या बच्चों सीधा सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण बोलेगा, सीधा सीधा बोलेगा। या फिर वो क्या गेम खेलेगा, वो ऐसे गेम खेलेगा कि प्रकाश की किरण सरफेस से एक एंगल बनाती है, तो समझ जाना जी दे रखा है, प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, यानी कि उसने आई दे रखा है। पेपर में आई या जी दिया है तो साफ साफ कहेगा, या फिर सरफेस से एंगल कहा तो जी है, नॉर्मल से एंगल कहा तो आई है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन दूं, बताओ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ उससे करना। ये आपने उतार लिया हुआ है, ये सब मैं मान लेता हूँ, ठीक है।
तो ये जो बैच है महासंगम, ये 3-2-3 जो भी है, ये जो ज्ञानी बच्चे इस क्लास में, ये मेरी क्लास में तुम ऐसा करते हो कि सारी क्लास में ऐसा करते हो? या बाकी टीचर तुम्हें एंटरटेन नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये केवल इसी क्लास में तुम्हारा सारा ज्ञान बाहर आता है? ये टॉपिक अभी चल ही रहा है, उससे आगे से आगे भाग भाग के IR कितने डिग्री होंगे, मिरर घुमा देंगे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन किस पे काम करता है, ये तुम इसी क्लास में ज्ञान दिखाते हो, हर ही क्लास में? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसमें 2 बातें पूछूंगा, वो आपको मुझे बतानी है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ इफ a ray of light incidents at an angle 17.5 degree with the surface, comma, find the glancing angle and angle of deviation and find the glancing angle, comma, angle of deviation and angle of reflection। हिंदी में लिखेंगे, एक लिखेंगे, यदि प्रकाश के किरण सतह के साथ 17.5 डिग्री के कोण पर टकराती है, यदि प्रकाश के किरण सतह के साथ 17.5 डिग्री के कोण पर टकराती है, यदि प्रकाश के किरण सतह के साथ 17.5 डिग्री कोण पर टकराती है, तो छूता हुआ कोण, विचलन कोण और परावर्तन कोण बताइए। तो छूता हुआ कोण, विचलन कोण और परावर्तन कोण बताइए। 3 बातें पूछी गई हैं। यदि प्रकाश की किरण सतह के साथ 17.5 डिग्री का कोण बनाती है, एक ही कमेंट में कोमा लगा के लिखेंगे, तीनों का आंसर, अलग अलग कमेंट ना करें। तो छूता हुआ कोण, विचलन कोण और परावर्तन कोण बताना अगर प्रकाश की किरण 17.5 डिग्री कोण पर टकराएगी। अग्नि कुंतिया ने हमें सही से एक ही लाइन में लिखा सब कुछ, चंदन कुमार जी भी एक ही लाइन में लिख रहे हैं, बाकी जो एक एक कमेंट कर रहे हैं उनका मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब करेंगे। अरे हिंदी वालों ने सुन लिया था, लिख लिया था कि प्रकाश की किरण सतह के साथ 17.5 डिग्री कोण पर टकराती है, तो छूता हुआ कोण और एक क्या था जो भी था बकवास, ठीक है। सुरेश कुमार का बढ़िया आंसर है। कविराज तो पता नहीं कितना गंदा आंसर दिया इसने। दुर्गेश आगे पीछे कर दिया तुमने, जो चीज पहले पूछी उसका आंसर पहले लिखो। इजाउलक गलत है तुम्हारा भी एक। मोहम्मद अमजद महागलत। थप्पड़ मारो अपने, 2 लगाओ, एक इस कान पे इस कान पे। यहाँ देखो, इसने कहा कि प्रकाश से किरण 17.5 डिग्री कोण बना रही है सरफेस से। बच्चे प्रकाश से किरण है सरफेस से बना रही है 17.5 डिग्री का कोण। तो सरफेस से जो एंगल बनता है बच्चे, ये क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल दे रखा है 17.5 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, अगर ग्लांसिंग एंगल दे रखा है तो विचलन कोण होता है ग्लांसिंग एंगल का डबल। कितना हो गया? 35 डिग्री। एक बोला उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर की वैल्यू। एक आपसे पूछा आर, अगर ये 17.5 है, टोटल होता 90, तो कितना बचेगा? ये 72.5 भाई, 70 80 7.5 और 2.5 90 हो गया, तो ये भी 72.5 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 72.5। तो जिनका ऐसे आया 17.5 35 72.5 उनका ठीक है।
अगर किसी ने आगे पीछे कर दिया तो यानी कि जो चीज पहले पूछी उसे पहले लिखो। अमित दुबे तुम्हें 90 में से घटाना नहीं आता, 82.5 लिख रहा है तो। और ज्यादा मैंने करा दिया ऐसे, ये टॉपिक में कराता हूँ साइंस स्पेशल में ऐसे शुरुआत में सारी चीजें। ज्यादा टीचर तो ऐसे लिखे ना आई आर की वैल्यू सेम है, बस ये रिफ्लेक्शन का नियम हो गया, ऐसे उड़ा देते हैं ना। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो रिफ्लेक्शन के नियम है, परावर्तन का नियम, जैसे आई इजकल टू आर, ये किस सरफेस के लिए वैलिड है? स्मूथ चिकनी सतह के लिए या रफ खुदरी सतह के लिए? भाई चिकनी सतह बिल्कुल स्मूथ जैसे मिरर, या रफ सरफेस के लिए भी वैलिड है, या दोनों के लिए वैलिड है, या केवल स्मूथ या केवल रफ खुदरी के लिए? तो रिफ्लेक्शन के नियम किस सरफेस के लिए वैलिड है आपको बताना है। सूरज कुमार ठाकुर गलत, आपको एक पार्ट। साधना कुशवाहा का ठीक है। रुपेश, देव कुमार भी पैसे निकल जाएगा भाई, हमें नहीं पता निकलेगा नहीं निकलेगा, जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ लो चुपचाप। शुभम कुमार, दुर्गेश, दोनों का गलत। माली राम ये वो ऐसे वैसे। दिनकर का ठीक है एकदम। एक कह रहा थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, ऐसे ज्ञान नहीं, बच्चे ऐसो की बहुत आवश्यकता है हमें, तेज पढ़ाओ स्लो पढ़ाओ, इससे सीखने को मिलता है ना हमें कि कैसे पढ़ाना चाहिए कैसे नहीं। धन्यवाद। कौन था बच्चा ये? कह रहा जी थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। जितेंद्र सिंह, क्वेश्चन का आंसर इसने एक नहीं दिया अभी तक, कह रहा जी फास्ट पढ़ाओ। बताना इसका आंसर, बताना कि रिफ्लेक्शन के नियम किस सरफेस के लिए वैलिड है। इसका फास्ट स्लो देखूंगा अभी मैं, क्या आंसर बताएगा ये। मैं इसका वेट कर रहा हूँ, एक बार इसका आंसर आ जाए फिर बताता हूँ तुम्हें फास्ट वाले का। राजू कह रहा प्लेन सरफेस पूछा है, स्मूथ और रफ, ये प्लेन पे घूम रहा है अभी। पहले तो मैं एक आध बच्चों को करता हूँ इससे, एसएसओ को एक आध को ब्लॉक, ताकि नहीं कमेंट ही हमारे पास आने बंद हो। तो सबके आंसर लगभग लगभग मेरे पास आ गए। रिफ्लेक्शन के नियम बच्चे स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो दोनों के लिए वैलिड है। जब मैंने आपको शुरुआत में ऑलवेज बोल दिया था, तो आप स्मूथ सरफेस क्यों बोल रहे हो? खाली सरफेस चाहे स्मूथ है चाहे रफ है, दोनों पे काम करता है। आई और आर की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। हाँ एक थोड़ा सा फर्क रहता है कि स्मूथ सरफेस है तो आप उसके अंदर अपनी इमेज अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं, रफ में नहीं देख पाते। उसकी वजह क्या है उसके लिए हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के दो टाइप के होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जो एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। एक खुदरी सतह से जो होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर, अनियमित। तो उन दोनों का जब हम डिफरेंस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको वहां दिखेगा कि रिफ्लेक्शन के नियम फेल रफ सरफेस पे भी नहीं होते, लेकिन वहां पे आपको अपनी इमेज नहीं दिखती है, स्मूथ में दिखती है। उसकी वजह क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर बोथ काइंड्स ऑफ सरफेस, स्मूथ एंड रफ बोथ। परावर्तन के नियम चिकनी और खुदरी दोनों सतह के लिए वैलिड है। परावर्तन के नियम चिकनी और खुदरी दोनों तरह की सतह के लिए वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ सरफेस, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्मूथ एंड रफ बोथ। तो सरफेस स्मूथ है रफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी, चिकना हो सरफेस या खुदरी हो। एक जगह ऐसे एक जगह ऐसे क्यों, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए हम इतने रख लेते हैं।